ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग कक्षा 11 की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका चल रहा है 2, नाम है सरल रेखा में गति। और इसके अभी तक लगभग 6 लेक्चर हो चुके हैं और इसी क्रम में आपका 7वां लेक्चर है। यदि आपको याद होगा, हमने आपको पिछले लेक्चर में समाकलन सिखाया है कि समाकलन से सवाल करते कैसे हैं और समाकलन होता क्या है, उसके कुछ मूलभूत नियम बताए। ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया उसके बारे में, लेकिन यह है कि इतना बता दिया कि जितनी आपको आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्लास में आपको हम समाकलन विधि से गति के समीकरण हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है। और अब आप लोग हैंड डालीजिए नंबर सी, समाकलन मेथड। ठीक है, चलिए अगला हैंड डाल लीजिए समाकलन विधि। कौन सी विधि है? समाकलन विधि। अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीग्रल मेथड। कुछ इसको अवकलन विधि बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है, चाहे आप इसको समाकलन विधि बोलो, चाहे इसको क्या बोलो, अवकलन विधि, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है दोनों नामों में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका एक चित्र बनेगा, ये रही, मानने की बात है ये वस्तु है। चित्र वही होगा जो आपने सबसे पहले बनाया था। ए से बी पर चली गई है, यहाँ पर वेग था u और यहाँ पर वेग कितना हो गया है v। यहाँ पर समय कितना था t1 बराबर, याद है 0, और यहाँ पर कितना था t। तो रण क्या था, a था। ये दूरी कितनी मानी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, s मानी थी आपने, याद है ना। चित्र अगर आपको याद होगा तो चित्र बिल्कुल सेम वही है जो आपने पहले बनाया था। किताब में नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे कि चित्र वही है जो आप लोगों ने क्या बनाया था, शुरुआत में कहना बनाया था। ठीक है, तो चित्र आपका बन गया होगा। अब सही है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे ऐसे ही जैसे हमने पहली विधि में लिखा था। क्या लिखा था कि माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है, जहां उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, जो t समय पश्चात त्वरण a से s दूरी चलकर बिंदु b पर पहुंच जाती है, और जहां उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। बस इतना लिखेंगे, फालतू की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए, देखो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है, जो जिसका प्रारंभिक, ऐसे देखो, जिसका प्रारंभिक वेग u है, जो t समय पश्चात त्वरण a से s दूरी चलकर बिंदु b पर पहुंच जाती है, जहां उसका वेग, वेग नहीं, इसको लिखो अंतिम वेग, अंतिम वेग v हो जाता है। बस ये सेम आपको वही लिखना है जो आपने पहले इक्वेशन में लिखा था, बाकी और इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना तक। चलिए अब हम आपको करवाएंगे इसका प्रथम समीकरण। पहले कौन सा करवाएंगे, प्रथम समीकरण। तो यदि आप लोगों को याद हो, प्रथम समीकरण जब हमने सिंपल विधि से करवाया था तो उसमें याद होगा आपको, उसमें लगी थी त्वरण की परिभाषा। किसकी लगी थी, और ये समाकलन विधि यानी कि अवकलन वाली है, तो इसमें लगेगी तात्कालिक त्वरण की। किसकी लगेगी,
तात्कालिक त्वरण की। आपको बस वहीं से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए बस सीधा ही लिख दो, यहाँ पर लिख दीजिए तात्कालिक त्वरण की परिभाषा से। बोलो क्या है, ए बराबर डी वी अपॉन में dt। ये भाई ये परिभाषा कुछ और थी, बताओ तात्कालिक त्वरण का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू ए कि कुछ और है, बताओ पता है? अरे भूल तो नहीं गए? भूल गए? भूल गए? चलो भूल गए तो कोई बात नहीं, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसकी इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा डी वी बराबर ए इंटू में डी, ठीक है, हो गया। अब देखो अब बात करते हैं समय t1 से t2 तक के लिए। किसके लिए? समय t1 से लेके कहाँ तक की बात हो रही है, t2 तक की। नीचे जगह बची हुई है क्या? अभी तो है एक लाइन। चलिए तो जब पूरे समय के लिए निकालेंगे तो तब लगता है ये समाकलन, क्या लगेगा, ये वाला जी ए इंटू में डी की, और यहाँ पर लगेगी लिमिट t1 से लेके कहाँ तक की बात करी है, t2 तक, और यहाँ पर कहाँ तक से आएगा, v1 से लेके v2 तक की। और जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये क्या होती है, ये होती है लिमिट। क्या होती है? नीचे वाली कौन सी होती है, लोअर लिमिट, और ऊपर वाली क्या होती है, अपर लिमिट। इतना हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना, याद है ना, कोई दिक्कत तो नहीं याद तक, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसकी वैल्यू रखो, v1 की वैल्यू कितनी भाई, u, इसकी वैल्यू कितनी है 1 इंटू डी वी। ए कॉन्स्टेंट है तो ए क्या आ जाएगा बाहर, कल आपको बताया था। इसकी वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू कितनी है 3, 1 इंटू डी टी। और कल ही आपने फॉर्मूला पढ़ा है पिछले क्लास में ही, बताइए 1 इंटू डी वी का क्या होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 इंटू डी एक्स का, किसका पढ़ा था, 1 इंटू डी एक्स का। तो 1 इंटू डी एक्स का क्या हुआ था, मैंने तो घर के लिए सवाल भी दिए थे ना, तो बताओ 1 इंटू डी एक्स का क्या हुआ था, बताइए 1 इंटू डी एक्स का क्या हुआ था, याद है तो बताओ जल्दी जल्दी। 1 इंटू डी एक्स का खाली हुआ था x, क्या हुआ था खाली x। तो ऐसे ही जब यहाँ पर 1 इंटू डी वी है तो इसका खाली क्या होगा v, खाली क्या होगा v, और लिमिट कहाँ लगती है इधर पीछे, जैसे कि हमने कल आपको बताया था, ठीक है। a, इसका खाली क्या होगा t, लिमिट कहाँ लगेगी पीछे यहाँ पर, इस तरीके से, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, 1 इंटू डी वी का खाली क्या हो गया v हो गया, 1 इंटू डी वी का खाली क्या हो गया t हो गया। लिमिट यहाँ पर आ जाती है जैसे समाकलन ओपन हो जाता है, यदि जैसे इसका समाकलन हो जाता है तो फिर लिमिट क्या लग जाती है, पीछे लग जाती है। कल हमने बताया था कि लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, पहले कौन सी आएगी ऊपर वाली, बीच में क्या लगेगा माइनस, और फिर बाद में कौन सी आएगी नीचे वाली, ठीक है। तो करो पहले ऊपर वाली, इसके क्या रख दो ऊपर वाली, यानी क्या रख दो v, बीच में क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा u, ये a, और यहाँ पर t, और माइनस 0। ये बताओ कि कोई दिक्कत है क्या किसी को, ठीक है। तो क्या हो गया v माइनस यू बराबर खाली क्या आ गया ए टी, माइनस का तो बजाय किसके हो जाएगा, तो u प्लस ए टी, और यही क्या आपका प्रथम समीकरण है, ठीक है। अब बताओ कि कोई दिक्कत आएगी प्रथम इक्वेशन, ठीक है। तो इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए, और ये बात मुझे बड़ी गलत लगी कि आप लोगों ने फॉर्मूले भी ढंग से नहीं देखे हैं। अब हम आपको उसका दूसरा इक्वेशन करवाएंगे। चलिए तो ये तो आ जाइए आपका प्रथम से है, अब हम करवाते हैं आपको कौन सा इक्वेशन, दूसरे वाला। कौन सा करवाते हैं भाई, दूसरा समझ, ये देखो कितनी अच्छी हो जाएगी, आराम से साफ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं किसकी, हम द्वितीय समाकलन की। और यदि ये आप लोगों को याद हो, जब हमने पहला सिंपल विधि से करवाया था तो उसमें किसकी डेरिवेशन लगी थी, कुछ याद है,
उसमें लगी थी औसत वेग और औसत चाल की, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेग की लगेगी, लेकिन यहाँ पर लगेगी तात्कालिक वेग की। किसकी लगेगी? तात्कालिक वेग की। क्लियर है? चलिए, तो बताइए कि तात्कालिक वेग का फॉर्मूला क्या है? हाँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता सीधा ही, तात्कालिक वेग की परिभाषा से क्या आता है बताओ? v इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी एक्स के बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू डी टी हो जाएगा। जरा v का मान रखो, तो v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर u प्लस ए टी और इंटू में डी टी। ये कहाँ से आ जाए? गति के प्रथम समीकरण से। किससे आ जाए? गति के प्रथम समीकरण से। ये बात आपको बतानी जरूरी है कि आया कहाँ से है। कभी आप खाली लिख दो और पता नहीं कि भाई कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब फिर लगे हैं हम वही समय t1 से लेके किसके लिए? q2 के लिए। सेम वही होगा। चलिए, तो यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर होगा हाँ u प्लस ए टी, और यहाँ पर क्या हो गया? डी टी। यहाँ पर हमने x लिखा था कि s लिखा था? याद है आपको? डी एस लिखा था कि x लिखा था? विस्थापन को हमने s लिखा था, x नहीं लिखा था। क्या लिखा था हमने विस्थापन को? s। तो यहाँ पर आप ना हर जगह s कर दीजिए। वैसे आप लोग x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब वो तो लिमिट अप्लाई होगी तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने विस्थापन क्या ले रखा है वहाँ पर? s ले रखा है। तो इसको भी क्या लिख दीजिए? s। लिमिट क्या जाएगी? t1 से लेके, और यहाँ पर s1 से लेके s2 तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पूरा तो s है ना वहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो s1 की वैल्यू क्या है? 0 है। और लास्ट में कितनी हो गई है? s 1 इंटू डी एस। ऐसे यहाँ पर 0 और यहाँ पे क्या आएगा? t। तो क्या आएगा? u प्लस ए टी, और बाहर में क्या आ गया? t। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये s1 से क्या हो गई थी? s2 हो गई थी। क्लियर है? इसका बोलो क्या होगा? इसका खाली क्या जाएगा? s 0 से लेके s। और अब इसको थोड़ा समझिए आप लोग, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको पिछले क्लास में सवाल सिखाए थे किसके? भला समाकलन के, कि करते कैसे हैं, ठीक है ना। अब इसको समझो, ये u कांस्टेंट है, तो u क्या आ जाएगा? बाहर बचेगा यहाँ पर 1, और 1 का क्या हो जाएगा? t। क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 का t क्या हो जाएगा? 1 का भाई t हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से a बाहर, और इसका क्या हो जाएगा? t का, t पावर 1 प्लस 1 अपॉन में भी 1 प्लस 1, और यहाँ पे 0, ये t। समझ गए? इसमें t की पावर 1 प्लस 1 क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा है x की पावर n वाला। कौन सा लगा है? x की पावर n वाला। और वो क्या फॉर्मूला है? x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में भी n प्लस 1। और यहाँ पे t की पावर कितनी है? 1 है। मैंने बताया था ना कि जिसमें आपको पावर ना दिखाई देगी वहाँ पे कितनी पावर होती है? 1 होती है। तो इसलिए ऊपर क्या हो गया? 1 प्लस 1, और अपॉन में भी क्या हो गया? 1 प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अप्लाई करो उसको। ये हो जाएगा s माइनस 0, और ये क्या आ जाएगा? यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे 0 से लेके t। अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अब ये वाला अब कर दो अब अप्लाई, ठीक है। s तो सेम टू सेम, ये क्या आएगा? u एक बार t, एक बार माइनस में क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर प्लस ए, एक बार क्या आएगा? t, एक बार क्या आएगा? 0, और अपॉन में 2, ठीक है। एक बार t रखा, एक बार रखा है 0। लिमिट अप्लाई ऐसे होती है। तो s बराबर ये खाली क्या बचेगा? यू टी प्लस 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2, ये क्या बचेगा? a, और ये क्या बचेगा? टी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। तो इसको भी आप आराम से लिखिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस ये यहाँ पर समाकलन वाला, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में समाकलन के सवाल हल करवाए थे, वैसे उसी प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। तो आप जरा इसको नोट करिए, फिर हम आपको तीसरी इक्वेशन करवाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए अब आपको करवाते हैं हम तीसरा इक्वेशन, ठीक है।
और यदि आपको याद होगा जब हमने आपको सामान्य विधि से तीसरा समीकरण करवाया था तो कुछ कुछ याद है कि तीसरे समीकरण में हमने किसका इस्तेमाल किया था? पहले का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? पहले का, बिल्कुल ना। तो यहाँ पर भी ये पहले की हेल्प से ही होगा, लेकिन यहाँ पर पहले में आपने क्या लगा था? तात्कालिक वेग की डेफिनेशन, याद है ना आपको? तो यहाँ पर भी वही तात्कालिक वेग की परिभाषा से ये शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? तात्कालिक, सॉरी त्वरण की परिभाषा, बिल्कुल सही बोले आप। किसकी डेफिनेशन लगी थी? तात्कालिक त्वरण की परिभाषा से। वेरी गुड, ठीक है। बताओ क्या है डेफिनेशन जी? ए बराबर डी वी अपॉन में डी टी। पक्का ये तो है ना डेफिनेशन। लेकिन इसमें ना आपको थोड़ी सी कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वीक वाला ही आपको छोड़ना पड़ेगा, विदाउट उसके नहीं होगा। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये तो सेम है आपके पास में ए, आपने क्या करा? डी वी अपॉन डी टी तो सेम टू सेम, हमने डी एस से ही ऊपर गुणा, डी एस से नीचे भाग कर दी। बताओ इसमें कोई दिक्कत आती है क्या? ऐसे कर सकते हैं ना? तो पहले ऐसे कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं ना भाग। अब हमने क्या किया, देखो देख, ये वाला इसके नीचे और वो वाला उसके नीचे। ए बराबर हो गया डी वी अपॉन में डी एस, और ये हो गया डी एस अपॉन में डी टी। समझ गए? इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया है? इंटरचेंज। समझ गए बात को? क्या हुआ है कि जो नीचे लिखा हुआ था, से दिख रहा है ना, ठीक है, जो नीचे लिखा था डी एस, ये इधर, और डी टी क्या करते हैं हमने इधर। अब बताओ कि डी एस अपॉन में डी टी किसका फॉर्मूला है? ये तात्कालिक वेग का है। किसका है? तात्कालिक वेग का। तो एक वर्ड हो गया यहाँ पर डी एस, डी वी अपॉन में डी एस, और ये हो गया वी। और कहाँ से आए? तात्कालिक वेग की परिभाषा से। किससे आया भाई? तात्कालिक वेग की परिभाषा से, ठीक है। अब देखिए इसकी दरअसल तो ये हो गया ए इंटू में डी एस, और ये हो गया वी डी। इसको इधर लिख दो, तो वी डी वी के बराबर हो गया है ए इंटू डी एस। हो गया नहीं हो गया? ठीक है। अब हम बात करेंगे वेग v1 से v2 के लिए। किसके लिए? वेग v1 से लेके v2 के लिए। तो क्या हो जाएगा? समाकलन वेग, यहाँ पर a इंटू में डी एस, यहाँ पर v1 से लेके कहाँ तक जाएगी? v2 तक। इसमें क्या s, तो क्या जाएगी s1 से लेके s2 तक। तो v1 की वैल्यू क्या है? u है। इसकी वैल्यू क्या है? v इंटू में dv। इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसकी वैल्यू क्या है? s। a बाहर 1 इंटू डी एस। तो चलो जी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बोलो v dv का क्या होगा? जो अभी t इंटू डी टी का होगा था, क्या फॉर्मूला लगा था? t की पावर 1 + 1 वाला। तो इसमें भी क्या लगेगा बताओ? v की पावर क्या हो जाएगी? v की पावर क्या हो जाएगी? 1 + 1 अपॉन में भी 1 + 1, क्योंकि ये बन जाएगा आपका x की पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा? u, और ये क्या आएगा? v a, और इसका क्या आ जाएगा खाली? इसका खाली हो जाएगा s, और यहाँ पर 0 से लेके s। इसमें क्या हो जाएगा बताओ? मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो ये जगह v स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पर u और v, और ये हो जाएगा a, यहाँ पर s - 0। एक बार ऐसा आ गया, एक बार बीच में क्या हो गया? -0, ठीक है। अब बोलो जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? ये हो जाएगा v स्क्वायर और -u स्क्वायर। एक बार v, एक बार u, बीच में माइनस, अपॉन में 2 पहले से ही। ये क्या होगा? खाली as। इसको अगर हो जाएगी तो बोलो क्या होगा? v स्क्वायर - u स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2as। ये माइनस का बदला जाके किसका जाएगा? तो v स्क्वायर क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2as। ये है जी आपका तृतीय इक्वेशन। तो ये आपके इस प्रकार तीनों के तीनों समीकरण हमने कौन सी विधि से? समाकलन या अवकलन, जो भी आप इसको लिखते हैं, बात एक ही। वैसे तो मेन तो ये समाकलन विधि है, क्योंकि इसमें समाकलन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये तीनों विधि से समीकरण हल कर लिए हैं। तो आपके पास में तीनों समीकरणों को हल करने की तीनों विधियाँ आ चुकी है। कौन कौन सी आ चुकी है? सामान्य विधि भी आ चुकी है, ग्राफीय विधि भी आ चुकी है, और साथ साथ में क्या आ चुकी है? समाकलन विधि भी आ चुकी है ना। किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि आगे इसमें क्या होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या होगा।
तो चलिए अब हम आपको इसमें आगे बताएंगे कि आगे क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए अभी अभी आपने गति के तीनों समीकरण तीनों विधियों से हल कर लिए हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि गति के समीकरण भी आपके पास में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और अभी तक आपने सिर्फ एक ही प्रकार किया है, ये प्लस वाला था। इसमें था, इसमें जो वस्तु थी वो त्वरित अवस्था में थी। किस अवस्था में थी? त्वरित अवस्था में। त्वरित अवस्था का मतलब होता है कि यदि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो लगातार एक्सेलेरेटर दबाया जा रहा है, समझ गए? लगातार क्या है, गाड़ी के का जो एक्सेलेरेटर है क्या है, दबाया जा रहा है, समझ गए? और जब गाड़ी का एक्सेलेरेटर दबाएंगे तो क्या होगा, लगातार स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड क्या जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये वो वाले इक्वेशन थे त्वरित वाले। कौन से वाले थे? त्वरित अवस्था वाले। अब यदि बाई चांस गाड़ी में लगा दें हम ब्रेक, क्या लगा दें, ब्रेक लगाएंगे ना, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है, गाड़ी की स्पीड कम होती है और वो रुक जाती है। पक्का होता ही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या इक्वेशन होंगे तो वो बताते हैं हम आपको, ठीक है। एक तो ये स्थिति होगी, दूसरी होगी, दो का पता चल गया। तीसरी देखो, तीसरी क्या, मानने की बात है आपके पास में कोई गेंद है और आपने ऊपर फेंकी है, तो तब क्या इक्वेशन होगी, ठीक। और बाय चांस ये वो जब ऊपर गई तो तब इक्वेशन अलग होगी, और जब वो ऊपर से नीचे आएगी तब इक्वेशन अलग होगी। तो ये कितने प्रकार हो गए टोटल? 4। देखिए एक तो होता जो त्वरित अवस्था है, लगातार गाड़ी भाग रही है। एक कौन सा है, जब ब्रेक लग रहे हैं। और एक क्या है, जब गेंद को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। और एक क्या स्थिति है, जब वो ऊपर से नीचे आ रही है। तो टोटल कितनी स्थिति हो गई है? 4 स्थिति हो गई है। एक आप लोग कर चुके हैं, अब दूसरी देखिए, ठीक है। दूसरी में क्या है भैया, इसको मैं बी लिख दूं या कुछ और लिख दूं? चलो, गति के समीकरण नंबर ए लिख देता हूं मैं, है ना। जब वस्तु मंदन ओब्लिग ब्रेक, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक भी बोलते हैं, ब्रेक की स्थिति में हो तो तब क्या होगा, ठीक है। जब वस्तु किसकी स्थिति में हो, ब्रेक या मंदन। ब्रेक हमारा अंग्रेजी का शब्द है, और वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो खैर को बात। अब देखिए तो क्या क्या इक्वेशन होंगे। तो जो जहां पर ए है ना, तो वो ए जो होता है वो किसका हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। ए किसका हो जाएगा, इक्वेशन वो ए रहेंगे, लेकिन जो ए है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो तब देखो क्या क्या इक्वेशन होंगे। तो पहला हो जाएगा v बराबर u माइनस ए टी। दूसरा क्या आ जाएगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। बताओ कोई दिक्कत आई है क्या अंदर, ठीक है। जहां पर ए था वो ए किसका हो चुका है, माइनस का हो चुका है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन समझिए। यदि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, क्या रहा भाई, ऊपर से वस्तु क्या आ रही है, नीचे आ रही हो तो, ठीक है। मतलब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है ना। समझिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। आप इस चीज को समझिए ना कि आप ऊपर चाहे कोई भी वस्तु फेंक दीजिए, वो हमेशा धरती पर ही वापस आके गिरती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए वो प्रत्येक वस्तु से को अपनी ओर खींचती है, और ये गति कहलाती है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। किसके अधीन कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। तो जब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होगी, मतलब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, तब तो है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। और जब हम नीचे से जानबूझकर ऊपर फेंकेंगे तो हो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत। समझिए बात को, जब अधीन होगी तो वो तो ऊपर से नीचे आएगी, और जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के क्या हो जाएगी, विपरीत। समझ गए बात को। और जब अधीन होगी तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा। तो जो आपके पास में ए है, ए होगा जी में, मतलब जो ए है वो क्या लिखा जाएगा, जी।
ए बदल जाएगा, जो त्वरण है वो किस में बदल जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण में, क्योंकि त्वरण जो सिंपल त्वरण होता है वो तो होता है स्मॉल ए, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या आता है, जी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और जो एस है, जो पहले दूरी थी, अब वो क्या हो जाएगी, एच, वो हो जाएगी ऊंचाई, वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, नहीं बात, पहले दूरी थी वो, अब क्या हो जाएगी, वो हाइट हो जाएगी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या इक्वेशन होगी पहले, बोलो। v बराबर u प्लस जी टी, समझ गए। दूसरी क्या हो जाएगी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जगह है नीचे, है भी एक की तो। और तीसरी क्या आ जाएगी बताओ, वी स्क्वायर बराबर, इसके बराबर भाई वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ गए। तो तब इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ इनको समझने में आपको कोई दिक्कत हुई है क्या, हुई है क्या, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब देखिए तीसरा, देखिए यदि वस्तु इस बार क्या होगा, नीचे से ऊपर, ये कौन सी गति होगी, गुरुत्व त्वरण के विपरीत, और ये क्या थी, गुरुत्व त्वरण के अधीन, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो तो तब क्या होगा भाई, इस बार क्या होगा, देखो एस की जगह तो एच आएगा, लेकिन जो जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस जी में। ये जो इक्वेशन है, जी क्या है यहाँ पे, ए लिख दो यार, क्या लिख दो, ए, क्या लिख दो इसमें, ए, क्योंकि हम ऐसे ए लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो बोलो क्या होगा इक्वेशन, इक्वेशन होगा नंबर 1 v बराबर u, हाँ u माइनस जी टी। दूसरा क्या होगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। बताओ आपको दिक्कत है क्या। अब ये मैंने आपको लिखवाई क्यों है, लिखवाई यूँ है क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल हल करवाए जाएंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल इन्हीं इक्वेशन से हल होंगे। ठीक है, नहीं बात, समझ गए। बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे और वो इन्हीं समीकरणों की सहायता से हल किए जाएंगे। समझिए बात को आप। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, तो आप लोग जरा इनको नोट करिए, फिर हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। लिख लीजिए इनको। ठीक है, तो अब देखिए कि अगला जो हेडिंग है आपके पास में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है 90 सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक। बहुत अच्छा वो है, क्या नाम, आर्टिकल। ठीक है, क्या है, 90 सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक। ये है जी आपके पास में आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है। सभी समझिए पहले तो, है ना। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, फिर आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं कि मतलब क्या है इसका। क्योंकि जब अगर आपको उसका मतलब भी समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसमें करना हमें क्या है। ठीक है, देखो इस बात को आप ऐसे समझिए, मानने की बात है आप कार में बैठे हुए हैं। किस में बैठे हुए हैं, कार में। और आपकी कार टोटल 30 सेकंड चली है। कितनी चली है, टोटल 30 सेकंड चली है। तो वो पहले 1 सेकंड चली, 2 सेकंड चली, 3 चली, 4 चली, 5 चली। ठीक है, तो लगातार मानने की बात है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। लगातार स्पीड क्या है, बढ़ती जा रही है, मतलब एक्सीलरेटर दबाया जा रहा है लगातार। एक्सीलरेटर क्या है, लगातार दबाया जा रहा है। ठीक है, तो सवाल ये है 90 सेकंड का कि भैया आपने अपनी गाड़ी में टोटल 30 सेकंड की यात्रा की है। मुझे बताओ कि 15वें सेकंड में आपकी गाड़ी कितने मीटर चली थी। मतलब नहीं समझे इस चीज का क्या है, मतलब अब समझो। जैसे कि गाड़ी 1 से लेके 30 सेकंड तक चली है, तो मानने की बात है कि पहले सेकंड में वो चली है 5 मीटर। कितनी चली है, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। अगले दूसरे सेकंड में वो चली है 10 मीटर, तीसरे में चल गई वो 15 सेकंड। और लेकिन अगर हम 1 से लेकर 3 तक निकालेंगे तो हो जाएगा 5, 10, 15, 15, 30। वैसे तो 1 से लेकर 3 सेकंड तक वो कितनी दूर चले गई है, 15,
30 मीटर, लेकिन अगर मैं खाली उस तीसरे सेकंड में करूँ बात तो कितनी चली है वो, खाली 15 मीटर। नहीं समझे बात को? मानने की बात है कि गाड़ी की लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है। आप इस बात को ऐसे समझो ना, ये देखो चित्र से समझ लीजिए। टोटल ये यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे समझ लो आप, है ना? ठीक है, तो ये है टोटल ये वस्तु की ए और बी स्थिति है। सवाल ये है कि जब वो 5 सेकंड पर थे, किस पर थे वो? ये तो 7 हो रही है, चलो 7 सेकंड पर थे, किस पर थे वो? 7 सेकंड। तो 7वें सेकंड में ये वाली दूरी कितनी चली है, ये वाली, बस ये निकालनी है। आई बात समझ में? ना तो हमें पीछे वाली से मतलब है और ना ही हमें आगे वाली से मतलब है। हमें सिर्फ उस 1 सेकंड की चाहिए, और वो भी बीच वाले सेकंड की। किसकी चाहिए? नहीं समझे बात को? या हम ये लास्ट वाले की पूछ सकते हैं, हम इस शुरू वाले की पूछ सकते हैं, हमारी इच्छा की बात है। लेकिन ये बात कर रहा है किसकी? लगातार गाड़ी चल रही थी 30 सेकंड तक, लेकिन वो किसी एक स्पेशल सेकंड की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? किसी एक स्पेशल सेकंड की। तब ये आर्टिकल है। ठीक है? नहीं बात नहीं समझे? अब क्या मतलब है आर्टिकल का? समझ गए ना? पक्का? ठीक है, अब लिखिए इसके बारे में। तो इसमें आप लोग देखिए, इसका पहला आर्टिकल सोल्व होगा तब जाके ही समझ में आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी सी एक बात और समझिए। अगर आपको किसी मानने की बात है, आपको 5वें सेकंड में निकालनी है दूरी कितनी है, और आपके पास में टोटल 6 सेकंड गाड़ी चली है, कितनी चली है? 6। समझिए बात को? या फिर तो आप क्या करेंगे, जो टोटल दूरी S5 तक चली है, कहाँ तक चली है? 5 सेकंड में, और जो चली है 4 सेकंड में, तो 5 सेकंड वाली दूरी में से टोटल में से कौन सी हटा देंगे? 4 वाली। बचेगी कौन सी? खाली 5 वाली। नहीं समझे क्या बता रहा मैं? हमारी गाड़ी चली है 6 सेकंड और हमें निकालनी है 5वें सेकंड की, समझ कीजिए। तो हमने क्या किया है कि हमने पहले जो टोटल दूरी ना शुरू से लेकर आखिर तक की, वो 5 सेकंड की दूरी निकाल ली। कितनी है जी? 5 सेकंड में समझ करो वो 20 चली है। कितनी चली है? 20। फिर हमने निकाली जी वो 4 में कितनी चली है? 4 में समझ करो कि वो चली है 16। कितनी चली है? और हमें निकाली सिर्फ 5 में, तो हम क्या करेंगे, उस 5 वाली में से 4 वाली घटा देंगे। 20 माइनस 16 तो कितनी बची? 4। और वो कौन से सेकंड में चली दूरी होगी? वो 5वें में होगी। इस प्रकार से समझे नहीं बात? यानी कि 5 वाले में से कौन सा घटाएंगे? 4 वाला। यानी कि अगर हमें किसी स्पेशल का घटाना है, मतलब निकालना है, तो उस वाले में से, उससे पिछली सेकंड में से एक कम करके घटाना पड़ेगा दूरी, तब जाके वो दूरी आएगी हमारे पास में। ठीक है नहीं बात? कैसे? अब देखिए, अब समझ जाएंगे आप। इसमें लिखेंगे, साथ साथ में लिखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी निम्न होती है। क्या होती है? ध्यान दीजिए, आप सभी ने पढ़ रखी है, s बराबर ut प्लस हाफ a²। ये है t सेकंड में। किसमें है? t सेकंड में। किसमें है? गति का द्वितीय समय है। पक्का ना? t मैंने क्यों लगा? क्योंकि ये t सेकंड में है ना? आपको किसमें निकालनी है? n सेकंड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ देखिए, इसलिए n सेकंड में चली गई दूरी किसमें निकालेंगे हम? पहले n सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है? तो n के लिए जहां पर t है वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो क्या बोलो, क्या होगा? Sn बराबर un प्लस हाफ an माइनस 1, सॉरी an का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत आई है क्या? ये तो आई है किसमें? n सेकंड में। यहाँ पर t था, वहां पर क्या हो गया है? n हो गया। अब हम निकालेंगे एक कम। एक क्या निकालेंगे? कम, क्योंकि तो हमें तो 90 में निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम बताओ? इसलिए n यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी में चली गई दूरी। तो क्या होगा यहाँ पर? s n माइनस 1। क्या जाएगा? s n माइनस 1। तो बोलो यहाँ पर क्या जाएगा? u, ये भी n माइनस 1, और यहाँ पे हाफ a n माइनस 1। मतलब जहाँ पर t था वहाँ पर हर जगह क्या हो गया है? n माइनस 1 हो गया। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत आ रही है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना? अब हमें क्या निकालनी है? nवें सेकंड में। किसमें निकालनी है? nवें सेकंड। तो बाद में लिखेंगे अतः nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो वो कितनी होगी? वो s बराबर होगी
एस एन माइनस वन। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो 5 का एग्जाम्पल दिया था कि भाई 5 में से 4 वाले घटा दो, है ना। यहाँ पर भी एन में से एक कम, एन माइनस वन वाले हमने क्या कर दिए, घटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? बताइए कोई दिक्कत है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब इसके मान रखिए आप लोग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो एस बराबर, जरा एस एन की वैल्यू रखो, ये रही क्या वैल्यू है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू रखो क्या है, माइनस है बीच में भाई, माइनस है ना बीच में, यू एन माइनस वन, और यहाँ पर भी माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस से दोनों के दोनों किस में हो गए, हो माइनस में हो गए। ये यू वाले हैं, वो ए वाले हैं, दोनों को जरा एक साथ कर दो, एस बराबर यू एन। वैसे तो मैं एक लाइन से कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस के हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब यू वाला इसके साथ में और ए वाला इसके साथ में। बताओ इन दोनों में से क्या चीज को मनाएगी, यू क्या को मनाएगा, दोनों में यू है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, एन, और यहाँ पर क्या बच गया, एन माइनस वन। ऐसे बताओ यहाँ से क्या क्या को मनाएगा, ए, क्या बचेगा, एन स्क्वायर, और यहाँ पर एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंपल है, ये माइनस अंदर चले जाएगा, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप लोग एक काम करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, या फिर इसको ए मानो इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी ना ऐसे कर दीजिए, ठीक है। बताइए आप लोग होल स्क्वायर खोलेंगे या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। आपकी इच्छा है, आप किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए एस बराबर ये क्या होगा भैया, यू यहाँ पर हो गया एन, ये माइनस एन और प्लस वन। बता दें कैसे हो गया, माइनस अंदर का ना तो चिन्ह बदल गए। वैसे मेरे हिसाब से ना वो ज़्यादा ईजी है, कौन से वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब बाकी आपकी इच्छा है, आप किसी से कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर दे। चलिए तो एक बार क्या होगा, एक बार होगा माइनस, समझ गए, माइनस से क्या हो गया प्लस, और एक बार क्या होगा प्लस, समझ गए। एक ब्रैकेट में तो क्या है माइनस आया है, और एक में क्या है प्लस आया है। जरूरी नहीं कि आप इसी से करें, आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एन से एन क्या हो गया, कैंसिल, एस यहाँ पर क्या बच गया, एक, क्या बचा यहाँ पर भी एन से एन क्या हो गया, हाफ ए। अब बोलो इसमें क्या बचा, एक गुना ये क्या हो गया, टू एन माइनस वन, ठीक है ना, ये तो बचेगा। तो एस बराबर खाली क्या आ गया, यू प्लस हाफ ए, और ब्रैकेट में क्या आ गया, टू एन माइनस वन। और यही है जी आपका आंसर। बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास में, जरा आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समाकलन विधि से तीनों समीकरण हल करना भी आ गया होगा। साथ में जो हमने आपको समीकरणों के तीनों प्रकार बताए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक, ये बहुत अच्छा है, ये भी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी हम आपको अगली क्लास में आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ाएंगे, कुछ संबंधित न्यूमेरिकल करवाएंगे, और इसका कोई अन्य टॉपिक बचा हुआ है तो फिर आपको वो करवाएंगे हम, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और बस आपसे हमारी आखिरी रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, इसमें आपको क्या अच्छा लगा है इस पर कमेंट भी करना है, और दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही, धन्यवाद।